नमस्ते, मैं हूँ अलीशा फर्नांडिस और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। इस एपिसोड में दिल से फिट में हम इस बार बात करने वाले हैं एक ऐसे परेशानी की जो बहुत से लोगों को डिफरेंट एज ग्रुप में होता है। कभी कभार बैक पेन होता है तो कभी कभार नेक पेन होता है। सो इसकी वजह क्या है और इससे क्या सोल्यूशन है, इस पर और जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट डॉक्टर महेंद्र कुचरकर जी। नमस्ते डॉक्टर, वेलकम टू राष्ट्रीय टीवी। थैंक यू। सबसे पहले हमें बताइए, ये एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है बैक पेन और जॉइंट पेन का। सो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? एक बात ऐसी है कि जो हमारी जो लाइफस्टाइल है, तो आज हम बोल रहे हैं कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। ज़्यादातर लोग अभी ऑफिस में हो, गाड़ी में हो, जहाँ भी ज़्यादा बैठते हैं, तो ये सिटिंग पोजीशन है, इज़ ए वेरी हाई रिस्क फैक्टर फॉर बैक पेन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिस्क पे जो प्रेशर आता है पूरा दिन बैठ बैठ के, वो डिस्क डिजेनरेट हो जाता है और स्लिप डिस्क होना और मसल्स वीक हो जाते हैं। और वैसे भी जो लोग 8-10 घंटे बैठ के काम करते हैं, उनका लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज के कोई नामो निशान नहीं रहता है, तो उसकी वजह से फिटनेस भी बहुत ख़राब होता है। सो सिटिंग पोस्चर, पुअर फिटनेस और मोटापा, ये तीन चीज़ें ऐसी कॉमन रीजंस है आजकल कि बैक पेन ज़्यादा हो गया है। उसी रीज़न से जॉइंट पेन्स, जो वेट बेरिंग जॉइंट्स है, नी पेन या फिट पेन या हिप जॉइंट पेन, ये सब वेट बेरिंग जॉइंट्स है। जब जो पेशेंट या जो पर्सन हु इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज वेट, जो फिटनेस पे ध्यान नहीं रखते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं और 6 to 7-8 आवर्स बैठ के काम करते हैं, उनको ये होने की बीमारी बहुत हाई रिस्क, बहुत चांसेस ज़्यादा है। सो बट डॉक्टर, जब हम ऐसे वी डेफिनेटली सी व्हेन ऑफिस में जाते हैं तब वहाँ पे बैठ जाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त ऑब्वियसली बैठना ही होता है, बट हमारा एक जो रूटीन हो गया है, एक लाइफस्टाइल है हमारा स्टार्टिंग से लेकर रात तक, हमारे जो पोस्चर है, क्या हमें मन में रखना चाहिए या क्या हमें फॉलो करना चाहिए? बहुत सही प्रश्न किया आपने। ये पोस्चर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कंटिन्यूसली एक जगह बैठे नहीं, एक एक घंटे में हम ब्रेक ले लें। और जैसे आपने पोस्चर की बात की, आजकल मोबाइल जो चीज़ है उसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल ऐसे पोस्चर होता है, तो आप बाहर कहीं भी देखिए 80% ऑफ द पीपल के गर्दन ऐसी है। अभी ये गर्दन जो 60 डिग्री जब बेंड होती है, तो उस पर डिस्क का प्रेशर 80% ज़्यादा बढ़ जाता है और घंटों घंटों लोग मोबाइल पे स्पेंड करते हैं। देखते रहते तो ये एक तो पोस्चर बैड हो गया, एंड कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर में तो मसल्स फटीग हो जाते हैं। तो ये पेशेंट्स को हम टेक्स्ट नेक बोलते हैं। उनके पेशेंट्स कम विथ गर्दन का पेन, हेडेक्स, कभी कभी ब्लरिंग ऑफ विजन, एंड दे बिकम सो एडिक्टेड, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, इट इज़ अ डोपामिन ड्राइव, इट इज़ एक्चुअली अ नशा। सो जब तक आप उसको पता नहीं, आप सोचेंगे नहीं कि ये नशा है, तब तक उस पर आप इलाज नहीं करोगे। सो इट इज़ नॉट जस्ट ए लाइफस्टाइल चेंज, बट डोपामिन में वो क्या होता है कि दे वांट मोर एंड मोर, इट इज़ जस्ट लाइक ड्रग्स। सो कॉन्शियसली कैसे हम अपने आप को तैयार करें कि इस बारे में दैट हम ये अवॉइड करना चाहिए? पहले तो आपका सिटिंग पोस्चर, आपका चेयर, जो हम एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, वो सही करना चाहिए। जो आपका आई लेवल है, आपका जो मॉनिटर है, आप अगर मोबाइल देखना चाहिए तो भी उसको आई लेवल पे लाके करो, जिससे आपका गर्दन बेंड ना हो, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखें। अब ये सभी हो जाएगा जब आप उस पर ध्यान रखेंगे, और दूसरा आप फिटनेस करोगे। जब अगर आप रेगुलर योगा करोगे, कोई एक्सरसाइज करोगे, तो ऑटोमेटिक आपका पोस्चर भी इम्प्रूव हो जाता है। और कॉन्शियसली एफर्ट भी रखना चाहिए कि आपका पोस्चर सही रहे। बट एक बार अगर ये दिक्कत हो गई हमारे स्टार्ट, कैन इट बी क्योरेबल? सो एब्सोल्युटली, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप पोस्चर करेक्ट करेंगे, कॉन्शियसली एफर्ट करेंगे, आप विजन डायरेक्टली गलत डायरेक्शन में ना देके, गर्दन नीचे कंटिन्यूसली मत रखना, और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए ऑन द चेयर। अगर ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करने के लिए आपको जिम ही जाना चाहिए, गर्दन के एक्सरसाइजेज, कमर के एक्सरसाइज आप बैठ बैठ के भी कर सकते हैं। तो फिजिकल थेरेपी इज़ द आंसर फॉर मोस्ट द सॉल्यूशंस। लेकिन पेशेंट क्या बोलता है कि हमको दर्द हो रहा है, हमको पेन किलर चाहिए। ये पेन जो किल करने का जो एटीट्यूड है, उसको निकालना चाहिए। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पेन नहीं निकालना है। सो प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाएगा जब आपका पोस्चर करेक्ट रहेगा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेन किलर्स, जैसे हम पेन किलर्स की बात करें, तो पेन किलर्स
कितने तक हम ले सकते हैं और इज इट एडवाइजेबल? एक तो सेल्फ मेडिकेशन करना सबसे गलत चीज़ है। पेशेंट क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर की फ़ी देनी पड़ती है, इसलिए फार्मेसी वाले को जाते हैं, बोलते हैं गर्दन पेन है, कमर का दर्द है, मेरे को कोई पेन किलर दे दो। अभी एक बार दो बार ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप पेन किलर 1 या 2 दिन से ज़्यादा मत लेना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको अगर किडनी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, 50 ईयर्स से एज आपका ज़्यादा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट पेन किलर्स, क्योंकि पेन किलर्स ऐसी चीज़ है वो पेन किल करेगा, लेकिन उसमें साइड इफ़ेक्ट्स इतने भयानक रहते हैं। आपका किडनी शट डाउन हो सकता है, आपका लीवर फेल हो सकता है, आपको अल्सर हो सकता है पेट में। तो पेशेंट्स को लगता है कि पेन चला गया तो बीमारी चली गई, ये गलत बात है। सो एक बात समझो कि पेन किलर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इज़ लाइक टेकिंग पॉइजन। कोई कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत करो। एंटीबायोटिक का वही है, कुछ दिन के लिए अगर बुखार आ गया तो ऑटोमेटिकली जाके एंटीबायोटिक स्टार्ट करो। फिर डॉक्टर्स भी ऐसे रहे कि दवा लिखते रहते हैं। तो द प्रॉब्लम इज फ्रॉम बोथ द साइड्स कि पेशेंट्स भी वांट सम ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन्स एंड डॉक्टर्स आर हैप्पी टू गिव इट। सो वी ऑल्सो हैव टू एजुकेट आवर पेशेंट्स की एंटीबायोटिक लेना और पेन किलर लेना ये कोई मतलब चॉकलेट्स खाते जैसे नहीं है। इसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं और बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। सो एज मच एज पॉसिबल सेल्फ मेडिकेशन आपको अवॉइड करना है। सो प्रिस्क्रिप्शन इज़ द बेस्ट थिंग। एब्सोल्युटली। और जब हम बात करें अभी वो जो पेन रिलीफ स्प्रेज भी आते हैं, अभी इंस्टेंट पेन रिलीफ स्प्रे, उसमें थोड़ा सा तो आराम मिल जाता है जब भी यूज़ करते हैं, क्या वो एडवाइजेबल है? ये प्रॉब्लम इंस्टेंट का जो प्रॉब्लम है ना वो हर जगह है। ये स्प्रे में भी नहीं है। हमको इंस्टेंटली भूख लगती है, हमको इंस्टेंट खाना चाहिए, तो स्विगी चल रहा है, क्या खा रहे हैं उसको किसी को पता नहीं है। हमको इंस्टेंटली गुस्सा आ जाता है। हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि वी हैव लॉस्ट द आर्ट ऑफ पेशेंस, दैट आर्ट टू टॉलरेट, द आर्ट टू एडजस्ट। सो ये सोशल प्रॉब्लम है जो हमारे बिहेवियर में दिखाई देता है। जब कोई दर्द हो गया, हमको विद इन 2 मिनट्स वी वांट पेन रिलीफ। बीमारी क्या है, इस पे क्या इलाज करना चाहिए, इसमें बारे कोई बात नहीं करता। बताते भी हम हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बोलते हैं कि 2 दिन मेरा मीटिंग है, मुझे आप पेन रिलीफ दे दो, बाद में हम देख लेंगे कब जाना है। तो ये एटीट्यूड, पेशेंट का ही अगर एटीट्यूड ऐसा हो गया सोसाइटी का कि दे आर जस्ट लुकिंग फॉर क्विक फिक्स इन एनीथिंग इन लाइफ, नॉट जस्ट फॉर हेल्थ, तो वही आदत हमारी बिगड़ जाती है। एब्सोल्युटली। सो अभी अगर हम घुटने पे जाएं, घुटने का दर्द बहुत से लोगों को होता है। अभी तो एक नया नॉर्मल हो गया है। अभी ऑलमोस्ट आपके 30s में जो है उनके भी पैरों में, घुटनों में दर्द होने लग गया है। सो ये इसकी वजह क्या हो सकती है? वही सिटिंग पोस्चर कि इसके और भी कोई वजह हो सकती है? तो लाइफस्टाइल डेफिनेटली, जब हम लाइफस्टाइल बोलते हैं तो हम कब कैसे क्या खाते हैं, कितना काम करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना बजे सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं, क्योंकि बॉडी स्लीप इज़ वन ऑफ द। तो मैं आपको अगर मैं एक रिस्क फैक्टर अगर बता दूं आजकल के यंगस्टर्स में जिस वजह से बीमारी बढ़ गई है, वो है इनएडिक्वेट स्लीप। हम 6 और 8 घंटे की ड्यूरेशन की नहीं बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात कर रहे हैं। एक तो सर्केडियन रिदम, जो जैसे सूर्य सनराइज होता है, सनसेट होता है, उस हिसाब से अगर हम खाना नहीं खाएंगे, टाइम पे सोएंगे नहीं, 12-1 बजे सोएंगे, 2 बजे सोशल मीडिया में जाएंगे, तो ये सब बिगड़ जाएगा, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे। सही बात है। सो इम्पोर्टेंट है कि ये घुटने का पेन इज़ अनदर वेट बेरिंग जॉइंट है। अगर वजन बढ़ गया, अगर फिटनेस नहीं है, मसल्स वीक हो गए, तो ये 20 साल 15 साल में भी हो सकता है। इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है। जब एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर होता है, जैसे 60-70, तब वो डीजेनरेटिव चेंजेस है। लेकिन जो यंगर जनरेशन में हम घुटने का दर्द देखते हैं, वो तो एक कॉमनेस्ट रीज़न इज मोटापा। जो आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, उसका BMI जो है वो अगर हाई है, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर 1 किलो बढ़ गया तो जॉइंट के लिए वो 4 किलो है। सो इफ़ यू आर 10 किलोज ओवरवेट, तो आपका 40 किलो हर जॉइंट पे ज़्यादा पड़ता है एवरी स्टेप। तो नेचुरली जो वेयर एंड टेयर है वो तो वो ज़्यादा हो ही गए, तो दर्द तो होगा। तो बिकॉज ऑफ मोर वेयर एंड टेयर देयर विल बी इन्फ्लेमेशन, सूजन आएगी और दर्द ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका सिंपल इलाज है वेट लॉस एंड एक्सरसाइज, बस। अगर ये 2 ही चीज़ें करें तो मोस्ट जॉइंट पेन्स विल गेट ऑल राइट। एंड वन कॉमन रीज़न इज विटामिन D डेफिशिएंसी। ये आजकल हम धूप में जाते ही नहीं है, तो सनलाइट का एक्सपोजर होता ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो इंडोर काम करते हैं, उनका विटामिन D बहुत लो है, वो भी करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है।
ओके, सो ये भी फिर से सप्लीमेंट की तरफ की नेचुरली? सप्लीमेंट, बिकॉज नेचुरली हम इतना दूध नहीं पी सकते हैं, स्किन को टॉलरेंस होता है, तो वो टैबलेट्स अगर लेंगे हर हफ्ते, दैट विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, सो डॉक्टर अगर हम आगे बढ़ते हैं इस बारे में, एक बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम है आर्थराइटिस। सो अगर हम हमें बता सकते हैं कि आर्थराइटिस क्यों होता है और इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आर्थराइटिस को अगर आप वर्ड यूज़ करें ना, ये इसका मतलब है जॉइंट में सूजन। अभी जॉइंट का सूजन तो एक तो इंजरी होने से हो सकता है, अगर कुछ मार लगा हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, मार लगने से इंजरी हो गया, उसका आर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन ये कॉमन नहीं है। सबसे कॉमन है वेट रिलेटेड और एज रिलेटेड आर्थराइटिस, उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। ओके, अभी ये अगर वजन जल्दी बढ़ गया, मसल्स वीक हो गए हैं और आप 40-50 के एज ग्रुप में हैं, तो ये कॉमन है। और ये स्लोली प्रोग्रेसिंग डिजीज़ है, मतलब इसको टाइम लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज होने में। उससे और ख़तरनाक बीमारी है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ओके, जिसको ये संधिवात बोलते हैं, या तो खून में जब आर्थराइटिस बढ़ता है तब ये आर्थराइटिस तो पूरा बॉडी में हर जॉइंट में स्प्रेड हो जाता है। इसकी वजह से ये और प्रोग्रेस भी बहुत फास्ट हो जाता है। सो हर आर्थराइटिस का इलाज अलग है, उसका डायग्नोसिस अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। सो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ओके, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड हम अपना कर फिटनेस से सकते कर हैं, सकते हैं। अभी इंजरी हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो सर्जरी अगर बराबर हो गया तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी हमारा अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो गाउट हो जाता है। गाउट करके एक बीमारी होती है। अब ये क्रिस्टल्स भी आपको जॉइंट को डैमेज करके आर्थराइटिस बना सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, बट जो वेट रिलेटेड है, एज रिलेटेड है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आइडियल बॉडी वेट है, नी में स्ट्रेंथ बराबर है, तो वो प्रोग्रेस नहीं होगा। ओके, और डॉक्टर अगर हम बात करें एक ACL टेयर के बारे में, जो एक बहुत कॉमन, क्या कर सकते हैं उसके डिजीज़ है या? सो ACL टेयर, ACL ऐसा एक लिगामेंट है घुटने में, वो अगर टूट गया तो वो खुद रिपेयर नहीं होता है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लिगामेंट जॉइंट के अंदर है और जॉइंट के अंदर फ्लूइड रहता है। एक बार वो टूट गया तो जो फ्लूइड है उसको रिपेयर करने देता नहीं है। इसका काम क्या है लिगामेंट का? इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द नी। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि पेशेंट बोलेगा कि आई एम नॉट श्योर ऑफ माई नी, कि मेरा नी ऐसा झटका देता है, कभी कभी सूज जाता है, और खेलने के लिए गया तो अचानक मैं गिर जाता हूँ। सो दिस इज़ बिकॉज दैट ACL जो है लिगामेंट, उसका काम है उसको स्टेबिलिटी देना, और उसका ट्रीटमेंट 100% है सर्जरी। एग्जैक्टली, सो अगर ये सर्जरी इमीडिएट करनी चाहिए कि सर्जरी मतलब विद इन वीक्स करना चाहिए, विद इन डेज की ज़रूरत नहीं। जब इंजरी हो गया तो उसको पहले हम रिलैक्स करना, मतलब थोड़ा स्वेलिंग कम होने के बाद एक 3 और 4 वीक्स इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन, स्पेशली इफ द पेशेंट इज लेस देन 50। लेस देन 50? अब 50 के बाद अगर लाइफस्टाइल उतना एक्टिव नहीं है, उतने सिम्टम्स नहीं है, तो हम एक्सरसाइज करके, रिहेबिलिटेशन करके उसको वी कैन अवॉइड। बट यंगर पेशेंट्स में जिसको एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, जिसको वापस खेलना है, तो स्पोर्ट्स इंजरीज में तो ACL तो रिपेयर करना ही है, सो दैट ही कैन विद इन हम 6 और 8 मंथ्स के बाद वो वापस जाके खेल सकता है। Oh, so it can be back to normal lifestyle. Absolutely, absolutely. But then it will not affect it again. अगर वो वापस टेयर हो सकता है, टेयर हो सकता है। हाँ, जैसे नॉर्मल लिगामेंट टूट गया तो वो भी, ये जो लिगामेंट हम रिपेयर करते हैं वो खुद का जो एक टेंडन रहता है बॉडी में, उसको सब्सटीट्यूट करते हैं। करेक्ट। तो वो तो हम सुचर नहीं कर सकते, वो टूट गया तो चला गया, तो दूसरा टेंडन साइड में से यूज़ करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, बट वो हाँ चल जाता है, लाइफ टाइम के लिए चल जाता है। हाँ, सो बट यूजुअली ऐसा नहीं होता कि फिर से टेयर होता है, until unless you do wear and tear. Until unless you have a fresh injury. आप वापस गिर गए और वापस कोई एक्सीडेंट हो गया तो अलग बात है। नॉर्मली कुछ नहीं होता। नॉर्मली कुछ नहीं होता। ओके, डॉक्टर आगे बढ़े तो फुट और एंकल में भी कौन सी बीमारी कॉमन है? फुट एंड एंकल में सबसे कॉमन सिम्टम जो आते हैं हमारे पेशेंट, हील पेन। अगेन ये हील पेन जो है, अगेन इट इज़ वेट रिलेटेड। क्योंकि वेट अगर 10 किलो बढ़ गया तो जो हमारे जो काफ मसल है, दे हैव टू वर्क 4 times हार्डर टू हैंडल। सो तो काफ मसल टाइट होने की वजह से हील पेन शुरू हो जाता है। सो इसका सिंपल एक्सरसाइज, काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, वेट लॉस इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर ये शूज चेंजेस और अंदर इंसोल्स डाल के कुछ फ़ायदा नहीं होता है। सो पीपल वांट ए क्विक, अगेन दे वांट अ क्विक फिक्स। उनको अगर एक्सरसाइज बोला, अगर उनको वेट लॉस बोला, वो नहीं करेंगे। स्पेशली पीपल जो बहुत घंटे खड़ा होकर काम करते हैं, जैसे हाउस वाइफ्स हो किचन में, या पुलिस हो, या हमारे जैसे सर्जन हो, जब खड़ा होकर काम करना पड़ता है,
तो हील पेन एक कॉमन है। सेकंड वेरी कॉमन इज जो टो डिफॉर्मिटीज, हमने देखा होगा बनियंस, जो आंखें के उंगलियां टेढ़ा हो जाते हैं, बाद में शूज़ आप नहीं डाल सकते हैं। करेक्ट। कभी कभी नर्व कॉम्प्रेशंस होते हैं, कभी आर्थराइटिस होता है, सो एंकल स्विजन होता है। तो ये सब जो बाकी के जॉइंट में होता है वो फुट में होता है। लेकिन फिट ऐसा चीज़ है कि आप उसको, ये प्रॉब्लम को आप अवॉइड नहीं कर सकते। कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला पाँव नीचे पड़ता है वो पाँव, करेक्ट, जमीन को पहले जो स्पर्श करता है वो पाँव है। करेक्ट। अगर वही नहीं चल रहा है तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। सो उसका क्या प्रिवेंटिव कर सकते हैं कुछ कि सो मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि अगर एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर है उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इंजरी है, अगर समझो आप एंकल लिगामेंट टेयर हो गया, हाँ, तो उसका अगर सही इलाज नहीं हुआ तो बाद में उसको ऑपरेट करना पड़ता है। अगर आपका पीछे का एक्िलीज टेंडन टेयर हो गया, उसको रिपेयर करना पड़ता है। Correct. तो सर्जिकली एवरीथिंग कैन बी फिक्स्ड, पर एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो उसके बाद आपको सही फिजिकल थेरेपी और ब्रेसिंग किया तो प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। करेक्ट। सो नाउ अगर हम बात करें फ्रैक्चर की, फ्रैक्चर एक बहुत कॉमन है लोगों में, जब या तो एक्सीडेंट में या कुछ गिर कर के कुछ तो हो गया तो फिर फ्रैक्चर हो जाता है। सो जब फ्रैक्चर होता है उनमें से कब सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो देखो यू नीड टू कीप केयर? हड्डी टूटना, ये अगर एक्सीडेंट से हड्डी टूट गई वो तो हाई वेलोसिटी इंजरी, तो किसी की भी टूटेगी। करेक्ट। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो ऑस्टियोपोरोसिस करके जो बीमारी है, जहाँ पे हड्डी वीक हो जाती है, स्पेशली 55-60 ईयर ओल्ड के बाद जब मेनोपॉज होते हैं लेडीज़ में, करेक्ट। उनकी हड्डियाँ बहुत नरम होती है। तो ट्रिवियल फॉल, ऐसे ट्विस्टिंग करके बाथरूम में गिर गई या स्टेप्स पे गिर गई, तो वो जब हड्डी टूटती है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जुड़ने में भी टाइम लगता है, क्योंकि बोन का क्वालिटी भी कम है। सो एक बार आपका हड्डी टूट गया तो देन द ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो डिसाइड करेगा कि इसको प्लास्टर से ठीक करना है या तो सर्जरी करना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑपरेशन के बाद जो फिजिकल थेरेपी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पे पेशेंट्स निगलेक्ट कर जाते हैं। सर्जरी अगर ठीक भी हुआ और आपने फिजिकल थेरेपी नहीं की तो आपका रिजल्ट जो है, आउटकम, वो इतना 100% नहीं होगा। बट लोगों को लगता है कि सर्जरी हो गई तो काम हो गया। हाँ, सर्जरी तो एक हड्डी को जोड़ने का काम है। करेक्ट। उसके बाद जो मसल्स आपको डेवलप करने हैं, जो लिगामेंट्स आपको स्ट्रेच करने हैं, नहीं तो स्टिफ हो जाएगा जॉइंट। करेक्ट। तो ऑपरेशन के बाद आजकल ऐसा है कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम हर पेशेंट को अगले दिन खड़ा कर देते हैं। Exactly. और एक्सरसाइज हम जल्दी शुरू करते हैं। वो तो टेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन पेशेंट्स को एफर्ट डालना है। इवन बेस्ट अगर टेक्नोलॉजी यूज़ भी किया और आपने एफर्ट नहीं डाला तो उसका आउटकम ठीक नहीं होगा। Is it because of being lazy is one of the factors? एक तो पेन मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, पेन की वजह से पेशेंट कुछ करता नहीं है। सेकेंडली जो काउंसलिंग होता है ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के बाद, इमीडिएटली डॉक्टर का और जो पेशेंट का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। Okay. और जो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो भी बहुत मतलब एफर्ट्स डाल के पेशेंट के साथ जुड़ के एज अ टीम एफर्ट करके उसको करना है। Correct. तो बेस्ट रिजल्ट विल कम व्हेन एवरीबॉडी वर्क्स एज अ टीम। बट इट इज़ जब भी देखें हम ऐसे कुछ एक्सीडेंट के बाद या फिर कुछ हड्डी टूटने के बाद सबसे पहले आता है वो सर्जरी। सर्जरी इज़ अल्टीमेट ऑप्शन। अभी कुछ नया थेरेपी आया, नया सर्जरी आया है, वो है रोबोटिक सर्जरी। आप कितना एडवाइस करते हो रोबोटिक सर्जरी? देखो, रोबोटिक सर्जरी इज़ ए मोर ऑफ अ मार्केटिंग टूल। तो रोबोटिक सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड मे बी इन 5 to 10% ऑफ द केसेस। ओके। तो लेकिन आजकल क्या हो गया कि मार्केटिंग टूल, बिकॉज बिगर हॉस्पिटल्स आर देयर, कॉर्पोरेट दे आर रनिंग इट एज अ बिजनेस, तो मार्केटिंग बहुत एग्रेसिवली हो रहा है। दे आर सेलिंग इट एज ए मतलब एज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। हाँ, प्रीमियम प्रोडक्ट। हाँ, ऐसा नहीं है। सो रोबोट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर गुड रिजल्ट्स जितना डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, जिसका उतना ट्रेनिंग है। वो रोबोटिक इज है जस्ट 5 to 10%। स्पेशली फॉर एन एक्सपीरियंस सर्जन इट बिकम्स लेस रेलेवेंट कि आपको रोबोट की ज़रूरत पड़े। जो नया सीखता है उसको रोबोट की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ, कहाँ आप गलती कर रहे हो। की होल सर्जरी मतलब जो हम छोटा कट करके मिनिमली इन्वेजिव या की होल बोलते हैं, उसका एडवांटेज है क्योंकि हम ज़्यादा टिश्यू को डैमेज करे बिना जो पूरा खोल के कर सकते हैं उसको बिना खोले भी कर सकते हैं। तो उसमें एडवांटेज ये है कि आपका रिकवरी थोड़ा फास्ट हो जाएगा, पेन पोस्ट ऑपरेटिव कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है अब मिनिमली इन्वेजिव किया तो 100% रिजल्ट अच्छा होगा। उसका अंदर सर्जरी कैसी हुई है वो इम्पोर्टेंट है।
सो ये एंटायर प्रोसेस अगर हम देखें तो डॉक्टर का एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके एक्सपीरियंस में आपने बहुत से मिथ्स भी देखे होंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ आप ऑर्थोपेडिक सब्जेक्ट में क्या है? एक पेशेंट अभी भी ऐसे है कि पेशेंट आज भी इतना टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी अगर हड्डी टूटते तो कुछ लोग बोन सेटर के पास जाते हैं। पहले तो एक्सरे नहीं करवाते, तो क्या हुआ है स्कैन नहीं किया, कितना डैमेज है उसको ना बिना पता चले टू कट कॉस्ट दे गो टू अ बोन सेटर। वहाँ जाके वो जो करता है वो एक्सेप्ट करते हैं, बाद में वो जब हड्डी टेढ़ी हो गई, जॉइंट हील नहीं आ रहा है, तो बाद में हमारे पास आते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम इज पेशेंट्स गो डॉक्टर शॉपिंग। ओके, तो डॉक्टर शॉपिंग से एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक ओपिनियन सेकंड ओपिनियन ले डॉक्टर शॉपिंग डॉक्टर। तो समझो आपको मैंने बोला कि आपकी हड्डी टूटे, मैंने आपको बोला कि आपका ऑपरेशन करना है, हाँ, तो आप मैक्सिमम जाके एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। करेक्ट। लेकिन लोग सेकंड ओपिनियन नहीं रुकते, हाँ, आजू बाजू वाले को क्या बोला और 4-5 लोगों को बोलेंगे, तो वो सब खिचड़ी हो जाती है। उसके बाद मतलब पेशेंट भी कंफ्यूज्ड है करना है कि नहीं इसका करना है, एक ही हाँ। सॉल्यूशन है कि आप एक डॉक्टर के पास ट्रस्ट करो और उसी के हिसाब से चलो। जो जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर है, जितना वो आपको ऑप्शंस भी देगा, आपको अच्छी तरह से आपके साथ डिस्कस करेगा। सी अ गुड डॉक्टर इज़ वन जो पेशेंट के साथ बैठ के उसको समझा के उसको ऑप्शंस देंगे और तब आप जाके उसको डिसीजन करेंगे, वही अच्छा डॉक्टर है। सो आई फील कि हर पेशेंट को आपको उसके डॉक्टर के रेपुटेशन के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा डॉक्टर शॉपिंग मत करो, वो आपको खुद के लिए नुकसान है। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये एक बहुत कॉमन हो गया है। जैसे आपने बोला है कि लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि जब भी हम एक डॉक्टर के पास जाए, फिर एक और डॉक्टर, फिर एक और डॉक्टर, उसमें पेशेंट ही कंफ्यूज हो जाता है एंड वो उसका रिजल्ट ही नहीं आता कहीं तो। सो जब हम आगे बढ़ते हैं और सीनियर सिटीज़न की ओर जाते हैं, सीनियर सिटीज़न में आप कैसे देखते हो सीनियर सिटीजन्स को कि उनका बॉडी और बोन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ ऐसे उपाय जो डेफिनेटली एज रिलेटेड है, सो क्या कर सकते हैं उसके लिए? सेम, अगर जो रूल्स यूथ में एप्लीकेबल है वो एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सीनियर सिटीजन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये सीनियर सिटीजन का आपका मैं बोलता हूँ कि अगर सीनियर सिटीजन नॉर्मली 60, लेकिन हमारे जो एवरेज इंडियन है वो 50 साल में सीनियर हो जाते हैं। सही बात, क्योंकि एक तो फिटनेस लेवल बहुत ही कम है। करेक्ट। लेकिन सीनियर आप एज से हो अलग बात है, लेकिन आपका बॉडी कैसा है, आपका फिजिकल फिटनेस क्या है, उस पर इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जितने आपके एजिंग हो रहा है उसमें अपना वेट, आपका मसल स्ट्रेंथ और आपका बैलेंस, इस पे आपको ध्यान रखना है। तो जो भी एक्सरसाइज आप करोगे, योगा करो, वेट ट्रेनिंग करो, जिम में जाओ, ये तीनों को आपको एड्रेस करना है। सो इसको अगर एड्रेस करोगे तो आपका चांसेस ऑफ फॉल आर लेस। ओके। और एक्सरसाइज करोगे तो आपका हड्डी स्ट्रांग रहेगी। अगर टूटेगी तो बहुत कम मार लगेगा। लेकिन जब हड्डी बहुत नरम हो जाती है, आपका बैलेंस ठीक नहीं है, आपका मसल स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, और उसके ऊपर अनदर प्रॉब्लम इज़ डिप्रेशन इन एल्डरली पीपल। सो उनका गोलियां भी खाती हैं तो चक्कर आ जाती है, ब्लड प्रेशर कभी कभी ड्रॉप हो जाता है, शुगर ड्रॉप हो जाता है, इसके वजह से फॉल्स होते हैं। सो घर में अगर फॉल भी हो तो आपका जो बाथरूम जो है उसमें सेफ्टी रेलिंग्स होना चाहिए। बैठने के लिए जो कमोड है वो करेक्ट हाइट पे होना चाहिए। रात को जब आप सोते हैं बेडरूम में तो एक लाइट, डीम लाइट होना चाहिए। जीरो बल्ब। और घर में लूज कारपेट्स और पेट्स वो ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा पेशेंट गिरते हैं तो पेट्स को पाँव लग के या कोई स्ट्रिंग है, सो यू हैव टू मेक योर होम सेफ। स्पेशली अगर आपके घर में 70-80 के बूढ़े लोग कोई है, माँ बाप, तो ये केयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। और बच्चों के लिए उनके लिए भी एक डिफरेंट माइंडसेट हो गया है। अभी बिना मोबाइल देखे वो खाना नहीं खाते। सो ये तो सब कन्वीनियंस है। देखो प्रॉब्लम ऐसा है कि जो सही चीज़ है उसको टाइम लगता है। पेरेंट्स को लगता है कि अगर वो खाएगा नहीं तो वीक हो जाएगा। तो ये एक बात मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ, जब तक चाइल्ड हंग्री नहीं है उसको मत खिलाओ, फोर्स मत करो चाइल्ड को। ऐसा नहीं कि उसको भूखा रखो, लेकिन उसको 4 बार खाने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 बार खाने का जो आदत है वो बंद करो। आदमी को एक ही बार का खाना अच्छा मिल गया ना तो काफ़ी है फॉर हेल्थ। ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। सही बात है। कम खाएंगे तो ज़्यादा जियोगे, ज़्यादा खाओगे तो कम जियोगे। ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों में भी जो ग्रोइंग एज का पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं कि आपको डेफिशिएंसी मतलब मिल्क लेना है, प्रोटीन्स लेना है, ये तो सबको लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है उनका फिजिकल एक्टिविटी।
उनको घर में मत रखो, उनका जो अगर मोबाइल जो डिवाइस है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, उनका स्क्रीन टाइम पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, उनको 1 घंटा कंपल्सरीली आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स में डालना है। डेफिनेटली। और अभी एक न्यू है कि रात को लॉट ऑफ टाइम बच्चों के पैर दुखते हैं, वो दैट इज़ बिकॉज बेसिकली क्या होता है कि ये बच्चे रेगुलर स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं और उनका ग्रोइंग स्केलेटन भी है कभी कभी, तो वो तो पासिंग फेज है, उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी नहीं है। हाँ, okay. वो एक्सरसाइज चालू रखेंगे, थोड़ा मसाज करेंगे, कुछ लोगों को बच्चे को हो जाता है उसको, बट दैट इज़ नॉट ए डिजीज़, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं तो दौड़ दौड़ के शाम को उनका प्रॉब्लम होता है, लेकिन इट इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड विद मेडिकेशन। ओके डॉक्टर, आई थिंक हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर कर लिए हैं आपकी तरफ से। एक कोई मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि आजकल जो ऑर्थोपेडिक बीमारी है वो सबसे प्रॉब्लम है कि आपका लाइफस्टाइल, और आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना। पहले तो आपका जो सुबह आप कितने बजे उठते हैं, आपका दिनचर्या कैसा रहता है। सुबह उठ के आपको पहले 1 गिलास पानी पीना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ल्यूक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, क्योंकि आपका पूरा रात को बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, और रात को सोने से पहले भी आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उठने के बाद आपको एक बार आपका रेस्ट वॉशरूम का हो गया काम, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या कुछ वॉकिंग, या तो आपको कोई जो जिम में जाते हैं, कोई स्विमिंग में जाते हैं, वो आपको करना ही है। उसके बाद आपका जो मील टाइमिंग्स है वो सही लेना, उसको फ्लक्चुएट मत करना। अगर 1 बजे खाना खाते हैं तो 1 ही बजे खाना खा लो, 1 बजे खा लिया, 4 बजे खा लिया, वो अगर करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही। और जो आप खाते हैं उसमें आपका 60% प्रोटीन्स होना चाहिए। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ज़्यादा चावल, ज़्यादा ब्रेड, ज़्यादा चपाती, ये कम करो, प्रोटीन्स बढ़ाओ। आप नॉनवेज हो तो अंडे खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, और नॉनवेज है तो आप दाल, टोफू, सोया ये खा सकते हैं, लेकिन वो प्रोटीन कंटेंट बढ़ाओ। प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने से एक तो बॉडी रिपेयर हो जाती है और सेटाइटी भी आ जाती है, मतलब जो भूख बार बार लगती है वो नहीं लगती। करेक्ट। सो आइडियली अगर आप 2 ही मील खाओगे, ब्रेकफास्ट लंच या लंच डिनर, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और सोने से 3 घंटे पहले कुछ मत खा लो, खाली पेट पे सोना सीख लो। अगर आपका पेट खाली है तो आपको नींद भी बराबर आएगी। और जो लाइफस्टाइल बाकी के जो है लेट नाइट पार्टीज में दारू पीना, सिगरेट, ये तो वैसे ही गलत है, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि अगर आप वेट मेंटेन करोगे, स्ट्रेंथ मेंटेन करोगे, तो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स तो आपके पास आएंगे नहीं। अभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तो वो तो बैड लक है। जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो आपको अगर अवॉइड करना है तो आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है। डेफिनेटली डॉक्टर, आई थिंक एक वेरी गुड टेक बैक होम मैसेज है इसमें। और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे आके स्टूडियो में हमें इतना एडुकेट किया इसके टॉपिक के बारे में। और हम ऐसे आपके सामने लेकर आएंगे, ऐसे ही प्रोग्राम्स देखते रहिए। आपका फेवरेट चैनल राष्ट्रीय टीवी।